हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी द टॉपिक क्यूइंग मॉडल. ठीक है. तो दिस इज द सेकंड टॉपिक ऑफ द यूनिट नंबर 5. अर्लियर टू दिस वी हैव गॉन थ्रू सीपीएम एंड पर्ट. ठीक है, इससे पहले हमने यूनिट 5 का सीपीएम पर्ट टॉपिक हम देख चुके हैं. नाउ टुडे वी विल सी क्यूइंग मॉडल. तो इसमें अगर हम बात करें, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं. तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है. थ्योरी है, इसको समझना जरूरी है. क्यूइंग मॉडल की थ्योरी इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है. मतलब 2-4 नंबर के क्वेश्चन इसमें आते हैं इसमें. तो इसकी थ्योरी पहले समझ लेंगे. एक बार थ्योरी इसकी समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल बहुत आसान लगेगा. ठीक है. तो शुरू करते हैं. क्यूइंग मॉडल. तो क्यूइंग मॉडल से नाम से ही आपसे समझ में आ रहा है. तो दिस इज दिस टॉक अबाउट द क्यू. क्यूइंग मॉडल से मतलब ही हो गया क्यू. क्यू मतलब जो भी आप लाइन लगाते हो, पंक्ति लगाते हो किसी भी सिस्टम में सर्विस लेने के लिए. तो बेसिकली we apply queuing model और queuing theory to the places where a customer wait for some time. मतलब कस्टमर या तो लाइन में लगा हुआ है या फिर सर्विस लेने के लिए इंतजार कर रहा है. तो इस तरीके की सिचुएशन हम डेली लाइफ में कहाँ देखते हैं. हम देखते हैं रेलवे टिकट काउंटर पे. ठीक है, रेलवे टिकट काउंटर. और वी सी दिस सिचुएशन एट सिनेमा हॉल. सिनेमा हॉल में जो टिकट विंडो होती है. ठीक है. एट द बैंक. बैंक में कभी पैसा जमा करने के लिए या निकालने के लिए. इसी तरीके से पोस्ट ऑफिस में हमें वेट करना पड़ता है सर्विस लेने के लिए. लाइब्रेरी. दुकान पे। एनी शॉप. एनी शॉप हो सकता है, या जो हमारे मॉल होते हैं. ठीक है, शॉपिंग मॉल होते हैं. वहां पर हमें काउंटर पे हमें लाइन लगानी पड़ती है. जब हम बिलिंग कराते हैं, बिलिंग काउंटर पे लाइन लगानी पड़ती है. और बताओ. स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स. हॉस्पिटल में भी हमें जैसे ओपीडी में दिखाना है तो हमें पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, पर्ची कटानी पड़ती है. या किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक पे. रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट. ठीक है. और पेट्रोल पंप, एक्सेट्रा. तो देयर आर इन आवर डेली लाइफ देयर आर मेनी सिचुएशन इन विच वी आइदर मेक अ क्यू, या फिर हमें मे बी क्यू नहीं लगाना पड़े, वेटिंग. वी हैव टू वेट. वी हैव टू गिव सम टाइम फॉर वेटिंग. तो एक हो गया जैसे बार्बर की शॉप पे, नाई की दुकान पे आप लोग जाते हो. ठीक है, तो नाई की दुकान पे जरूरी नहीं है कि आपको लाइन लगाना पड़े, बट यू नीड टू वेट. रेस्टोरेंट में जरूरी नहीं है कि आपको लाइन लगाना पड़े, क्यू लगाना पड़े, बट आपको वेट करना पड़ेगा अपने ऑर्डर का. तो बहुत सारी डेली लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है. तो इन एवरी सिचुएशन वी कैन अप्लाई दिस क्यूइंग मॉडल. तो क्यूइंग मॉडल इज एप्लीकेबल. like these are all the application of this queuing model. ठीक है. तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई क्यूइंग मॉडल में? ऐसा हम क्या कर रहे हैं कि हम इन सिचुएशंस में हम लगा रहे हैं. तो पहली बात तो यह है कि व्हाट इज द नीड ऑफ द क्यूइंग मॉडल. व्हाट इज द नीड ऑफ द क्यूइंग मॉडल या क्यूइंग थ्योरी? कोई बता सकता है कि भाई किसी भी सिस्टम में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, दिस ऑल आर द सर्विस प्रोवाइडर. भाई सिनेमा का टिकट लेने जाते हो, वो सर्विस दे रहे हैं तुम्हें. पोस्ट ऑफिस में बैंक से सर्विस ले रहा हो आप. कोई मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं रहा हूँ. कोई कोई मतलब कुछ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, सर्विस से रिलेटेड है सब कुछ. ठीक है. तो इसकी जरूरत क्यों है? जो भी स्कूल कॉलेजेस हैं वो क्यूइंग मॉडल को अप्लाई कर. क्यूइंग मॉडल क्या होता है? इट इज द वे ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द इट इज द वे ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. मतलब किस तरीके से हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द क्यूइंग मॉडल. अब क्यूइंग मॉडल में हम कुछ ना कुछ, जैसे हम अगर आपने ये ऑपरेशन रिसर्च का सब्जेक्ट आपने शुरुआत से पढ़ा है तो आपको इतना समझ में आया होगा
कि कहीं ना कहीं हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, ताकि हमारा पैसा बच जाए और हमारे कुछ रिसोर्सेज बच जाएं, हमारी जेब से कम पैसा खर्च हो और काम भी चल जाए। ठीक है, यही तो करते हैं। मेन जो वर्ड्स है हमारा ऑप्टिमाइजेशन, इसी बात पे निर्भर कर रहा है, इसी बात पे डिपेंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लिमिटेड सोर्स में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें दो फैक्टर आएंगे। पहला फैक्टर है हमारा जो वेटिंग टाइम है। वेटिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, टू मच नहीं होना चाहिए किसी भी सिस्टम में। वेटिंग टाइम जो है वो टू मच नहीं होना चाहिए। दूसरा हो गया कि जो है आपका रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। रिसोर्सेज भी आपके टू मच नहीं होने चाहिए। मतलब इन केस ऑफ लेस डिमांड, क्या मतलब है इसका? कि पता चला भाई तुमने एक मॉल खोल रखा है, आपने एक शॉपिंग मॉल खोल रखा है ना। शॉपिंग मॉल में भीड़ तो लगती ही नहीं है, भीड़ तो लग नहीं रही है आपके शॉपिंग मॉल में, लेकिन आपने बिलिंग काउंटर बना दिया, आपने चार, 1 2 3 4, ये चार बिलिंग काउंटर बना दिए। तो चारों जो आपके पर्सन है उनकी सैलरी तो आपको देनी पड़ेगी ना। बट एट द सेम टाइम आप किसी भी, जैसे सपोज सुबह 10 से लेकर रात के 9 बजे तक वो मॉल खुल रहा है। भाई उसने 11 बजे देखा, 12 बजे देखा, 1 बजे देखा, 2 बजे देखा, उसने देखा कि कस्टमर कितने आ रहे हैं। उससे कस्टमर ऑन एन एवरेज एट अ टाइम कितने कस्टमर, कोई टाइम पीक टाइम होगा, कोई आपका कम टाइम होगा, कोई ज्यादा टाइम होगा। आपने 4 या 5 बिलिंग काउंटर पे तो पर्सन लगा दिए, बट आप देख रहे हो कि उनके पास या तो वो खाली हैं, दो बंदे खाली बैठे हैं, एक के पास केवल एक या दो ही कस्टमर हैं। तो वो आप नहीं कर सकते, ऐसा चार काउंटर नहीं लगा सकते, आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, आपको ऑप्टिमाइज करने पड़ेंगे रिसोर्सेस, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वेटिंग टाइम कस्टमर का बहुत ज्यादा ना हो जाए। दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। वेटिंग टाइम अगर कस्टमर का ज्यादा है तो वो आपके शॉपिंग मॉल में नहीं आएगा, वो दूसरे वाले शॉपिंग मॉल में चला जाएगा। ठीक है, आपका वो कहेगा अरे वहां तो विशाल मेगा मार्ट जाते हैं, वहां तो इतनी लंबी लाइन लगती है, कोई सिस्टम ही नहीं है, मैं कहीं और चला जाऊंगा। तो आपको दोनों ही बातें ध्यान रखनी है। कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना है कि उसका वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा ना हो जाए, और आपको अपने रिसोर्सेज को भी ऑप्टिमाइज करना है कि कहीं मैंने, पता चला कि कोई स्कूल है उसमें एडमिशन एडमिशन के काउंटर पे उसने 10 या 12 जो है स्टाफ लगा दिया, बट इतना एडमिशन है ही नहीं, इतना एडमिशन ही नहीं हो रहा, इतना बच्चे ही नहीं आ रहे। तो आपको रिसोर्सेज को भी ऑप्टिमाइज करना है, और ये भी देखना है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो क्या है। इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ मैथमेटिक्स लगाएंगे, और उस मैथमेटिक्स की हेल्प से हम ऑप्टिमाइज करेंगे रिसोर्सेज को और कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द क्विक मॉडल। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो बस सीधा सीधा ये है कि जो जहां भी हम सर्विस, अच्छा ये तो हो गया लिविंग थिंग्स के लिए जो भी हमने एग्जाम्पल लिए। एवरीवेयर देर इज अ कस्टमर, और जो कस्टमर है वो हमारा पर्सन है या लिविंग है। ठीक है, अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, तो इंडस्ट्री में क्या हम लगा सकते हैं ये वेटिंग लाइन थ्योरी या कोइंग मॉडल इंडस्ट्री? तो इंडस्ट्री में भी दो पॉइंट्स होते हैं। एक तो पॉइंट्स होता है मेंटेनेंस का। स्क्रीन दिख रही है आप लोग को नीचे वाली? मैं लिख रहा हूँ, आपको स्क्रीन दिख रही है? इंडस्ट्री में एक तो जब हम प्रोसेस करते हैं कोई भी प्रोडक्ट अगर प्रोसेस करते हैं, जैसे लेथ मशीन पे हमें कई सारे पार्ट्स बनाने हैं। ठीक है, एक दो हाँ, स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? ये नेट इंटरप्ट हो गया था। दिख रही है सर। यस सर। ने लिविंग थिंग्स की बात करी, अगर नॉन लिविंग की हम बात करें, इंडस्ट्री में हम बात करें, इंडस्ट्री में किसको वेट करना पड़ता है? अगर मेंटेनेंस हो जाए, अगर कोई हमारी मशीन खराब हो जाए,
ठीक है, यानी दो तीन मशीन अगर खराब हो जाए तो मेंटेनेंस इंजीनियर क्या करेगा, मशीन को रिपेयर करेगा, पहली मशीन को रिपेयर करेगा, फिर दूसरी मशीन को रिपेयर करेगा। तो वहां भी उस मशीन को वेट करना पड़ेगा। एंड द मशीन इज अ नॉन लिविंग थिंग है। इसी तरीके से कोई लेथ मशीन है, लेथ मशीन पे 5 या 6 प्रोडक्ट लाइन में लगे हुए हैं, पहले एक प्रोडक्ट बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा बनाया। तो वहां पर वेट कौन कर रहा है, कस्टमर कौन है वहां पर, जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर है, जो पार्ट है जो कि प्रोसेस होना है लेथ मशीन में वो ये हमारा कस्टमर है, उसको वेट करना पड़ रहा है। तो एक ये जितने भी कॉमन एग्जाम्पल है, ये तो कॉमन एग्जाम्पल हो गया इंडस्ट्री का एग्जाम्पल, विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिकल इंजीनियर समझ लो या विद रिस्पेक्ट टू इंजीनियर हो गया। और ये तो एक कॉमन सा है क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो पूरा का पूरा इंटरडिसिप्लिनरी है। ठीक है, एमबीए से ऑफर होता ही मैंने बताया था ये। तो ये आपकी प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम क्यूइंग मॉडल इन इन एप्लीकेशन में लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ फिर आगे चले। समीर हुसैन है क्लास में? यस सर। बहुत अच्छे। आ रहे समझ में? यस सर। हाँ, पूरी क्लास में रहोगे तो आएगा समझ में। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन इज, तो इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया एट रेगुलर और मतलब इसमें दो टर्म मेन होती है, एक तो अराइवल, ठीक है, दूसरी टर्म इंपॉर्टेंट होती है सर्विस चैनल और सर्विस स्टेशन। मतलब कस्टमर जो है, जो आप डायग्राम आप देखो इसमें, कस्टमर अराइव कर रहा है किसी सिस्टम में, और कस्टमर डिपार्ट कर रहा है या डिपार्चर हो रहा है या लीव कर जा रहा है। इन दोनों ही प्रोसेस के बीच में, इन दोनों ही प्रोसेस के बीच में क्या हो रहा है, या तो कस्टमर को वेट करना पड़ रहा है। वेट कैसे कर सकता है, या तो लाइन में खड़े होके, या वेटिंग लाइन मतलब हो सकता है बार्बर की शॉप में लाइन नहीं लगा रहा है बट वेट तो कर रहा है, रेस्टोरेंट में लाइन नहीं लगा रहा है बट वेट तो करना पड़ रहा है। तो दोनों ही जगह एप्लीकेबल है। तो पहला स्टेप, फर्स्ट उसे वेट करना पड़ रहा है, और सेकंड मतलब कुछ टाइम जो है उसे वेट करने में लगाना पड़ रहा है, और कुछ टाइम जो है उसे सर्विस लेने में लग रहा है। जैसे आप किराने की शॉप पे जाते हो तो मे भी 2 या 3 मिनट आपको वेट करना पड़ता है, उसके बाद वो आपको जो भी चाहिए होता है, चीनी चावल या जो भी चाहिए होता है, 2 या 3 मिनट उसे आपको देने में लगते हैं। तो दो तरीके के टाइम है यहाँ पर, अराइवल टाइम और सर्विस टाइम। तो ये दोनों ही टर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है, एक तो अराइवल टाइम और ये सर्विस टाइम। ठीक है, तो ये क्यू और वेटिंग लाइन हो गया सर्विस फैसिलिटी का। सर्विस फैसिलिटी जो है वो मल्टीपल हो सकती हैं और सिंगल भी हो सकती हैं। सिंगल मतलब वन, एक ही सर्विस है, जैसे डॉक्टर के क्लिनिक में हम देखते हैं, डॉक्टर की क्लिनिक पे एक ही डॉक्टर होता है, दो डॉक्टर नहीं होते हैं, एक ही डॉक्टर होता है। बट बार्बर के हम देखते हैं 2 या 3 चेयर पड़ी होती हैं। किसी बड़ी शॉप पे जाते हैं तो 2 या 3 चेयर पड़ी होती हैं, तो वहां पर ये सर्विस फैसिलिटी यू कैन से ज्यादा होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से एडमिशन के लिए आप जाते हो या फी काउंटर पे जाते हो किसी स्कूल कॉलेजेस में, तो एक की जगह 2 या 3 काउंटर बने होते हैं। सिनेमा हॉल में 2 या 3 काउंटर बने होते हैं। ठीक है, टिकट लेने के, रेलवे टिकट काउंटर ज्यादा होते हैं। तो जो काउंटर हैं वो आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं, सर्विस काउंटर एक से ज्यादा हो सकते हैं। इसी तरीके से क्यू भी एक से ज्यादा हो सकती हैं। बट आपके सिलेबस में सिंगल क्यू ही है। अगर हम आपके सिलेबस की बात करें तो मल्टीपल क्यू के न्यूमेरिकल आप लोग नहीं करोगे, आप लोग सिर्फ सिंगल क्यू के क्वेश्चन करोगे। तो इसमें सिंगल क्यू सिंगल चैनल के ही न्यूमेरिकल जाता रहते हैं एग्जाम में। बट आपके उसमें सिंगल क्यू और मल्टीपल चैनल का सिलेबस में मेंशन है, उसके न्यूमेरिकल नहीं आते। तो हम लोग सिंगल क्यू और सिंगल चैनल के ही न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो ये सब मैंने बता दिया, इसको मैं इतना डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो वही सब है कि इसी को एक्सप्लेन किया है डायग्राम को, कि सर्विस लेने के लिए सर्विस स्टेशन पे जाता है, सर्विस फैसिलिटी में भी टिकट विंडो, टाइपिस्ट, डॉग्स। अच्छा, टाइपिस्ट, टाइपिस्ट के लिए कस्टमर कौन है, टाइपिस्ट के लिए कस्टमर है वो लेटर जो कि वो टाइप कर रहा है। ठीक है, लेटर को टाइप कर रहे हैं तो लेटर बहुत सारे वेटिंग में लगे हुए हैं, तो जिन्हें उसे टाइप करना है। ठीक है, तो देयर आर सम टर्म्स, कुछ टर्म्स हैं, बहुत कॉमन सी टर्म है। वन इज कस्टमर, द अराइविंग यूनिट दैट रिक्वायर्ड सम सर्विस टू बी परफॉर्म, एज ऑलरेडी डिस्क्राइब। द कस्टमर में बी पर्सन, तो कस्टमर लिविंग भी हो सकता है पर्सन, और नॉन लिविंग भी हो सकता है। नॉन लिविंग हो सकता है मशीन, जैसे मैंने बताया मशीन अगर ब्रेक डाउन हो गया तो वो मेंटेनेंस के लिए वेट कर रही है, दैट कैन बी कस्टमर। व्हीकल, व्हीकल कब होगा, पेट्रोल पंप पे आप जाते हो, ठीक है, पेट्रोल पंप पे जाते हो तो व्हीकल को वेट करना पड़ता है कि उसमें पेट्रोल जो है मे बी उसमें 5 या 10 मिनट लग सकते हैं। सीएनजी स्टेशन पे आप जाते हो, सीएनजी के लिए बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है, 5 6 गाड़ियां ऑलरेडी खड़ी होती हैं।
पार्ट्स को कब वेट करना पड़ता है, जैसे लेथ मशीन पे प्रोसेस हो रहा है, मिलिंग मशीन पे प्रोसेस हो रहा है, तो उसे वेट करना पड़ रहा है। तो दिस कस्टमर कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग बोथ। सेकंड टर्म हो गई क्यू, वेटिंग लाइन, द नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग to be serviced waiting to be serviced, the queue does not include the customer currently being served। तो वेटिंग क्यू, क्यू की डेफिनेशन क्या हो गई, वो कस्टमर जो कि लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, वो कस्टमर जो कि सर्विस ले रहे हैं, दैट वो क्यू में नहीं है, वो क्यू में नहीं है, वो क्यू से हट गए हैं। जैसे आप इंटरव्यू लेने जाते हो, इंटरव्यू देने अगर जाते हो, तो जो एक तो बाहर खड़ा होता है और एक बंदा इंटरव्यू दे रहा होता है, तो इंटरव्यू दे रखा है, वो दे रहा है, वो क्यू में नहीं है। तो क्यू हो गया हमारा द नंबर ऑफ कस्टमर जिनको हम सर्विस दे रहे हैं। थर्ड हो गया सर्विस चैनल, द प्रोसेस और फैसिलिटी विच इज परफॉर्मिंग द सर्विस टू द कस्टमर, दिस में भी सिंगल और मल्टीपल मल्टीपल चैनल, ये हमने अभी डिसाइड किया, अभी देखा हमने। सर्विस चैनल कुड बी सिंगल और मल्टीपल। तो सिंगल है उसे वन से डिनोट करेंगे, डबल है तो टू से डिनोट करेंगे, और अगर मल्टीपल है, कई सारे सर्विस चैनल है, तो सी से डिनोट करेंगे। इसको हम देखेंगे आगे जब हम क्यूइंग मॉडल पढ़ेंगे। हिस्ट्री, द क्यूइंग थ्योरी और वेटिंग थ्योरी लाइन ओन बाय डेवलप बाय ईके अर्लंग इन 1903। तो उसने क्या किया कि टेलीफोनिक ट्रैफिक में बहुत ज्यादा, पहले जो है वो स्मार्टफोन, मतलब टेलीफोनिक क्रांति तो पहले थी नहीं, 1903 में तो बहुत लिमिटेड होते थे, तो और टेलीफोन में टाइम भी लगता था, और जितने लोगों को बात करनी थी उसमें बहुत ज्यादा बिजी रहता था, वो कंजेशन बहुत ज्यादा रहता था। तो उस पे उसने कुछ वर्क किया, कुछ ऑप्टिमाइज किया, और उसमें कुछ सॉल्यूशन निकाले, तो वहीं से इस क्वीन थ्योरी का इजाद हुआ। तो एके इरलंग डायरेक्टेड हिज फर्स्ट एफर्ट एट फाइंडिंग द डिले ऑफ वन ऑपरेटर। तो एक ऑपरेटर को उसने पहले ऑब्जर्व किया, उसके बाद उसने सेवरल ऑपरेटर पे लगाया, और कुछ ना कुछ रिजल्ट लगाया जिससे कुछ फायदा हुआ, कंजेशन में, टेलीफोनिक ट्रैफिक कंजेशन में कुछ कमी आई। उसी काम को एक्सटेंड किया मॉलिंस ने और डी फ्राई ने 1927 और 1928 में। और उसके बाद, मतलब ये छोटे मोटे काम थे, उसके बाद जो मेन जो किंग मॉडल जो पिक्चर में आया, उसको बहुत ज्यादा जो है यूज करने लगे लोग, वो वर्ल्ड वार 2 के बाद। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 के बाद दिस वर्क वाज एक्सटेंडेड एंड अदर प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व क्यूइंग और वेटिंग लाइन। तो मतलब क्यूइंग थ्योरी का दायरा बढ़ गया वर्ल्ड वार 2 के बाद, तो वो वाइडली एक्सेप्टेड हो गई। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन मैंने डिस्कस कर ली। इंडस्ट्री में हमने पार्ट्स पे भी लगा रहे हैं, मशीन पे भी लगा रहे हैं। स्कूल, हॉस्पिटल, कैफेटेरिया, बुक स्टोर, लाइब्रेरी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पेट्रोल पंप, एवरीवेयर वेयर वेयर अ कस्टमर नीड टू वेट, वी कैन अप्लाई द क्यूइंग थ्योरी। ठीक है, इसके अलावा मशीन है, मशीन जो कि रिपेयर होनी है, और फर्दर मतलब यही सब है जो मैंने बता दिए। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं, दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द क्यूइंग मॉडल। नीड ऑफ द क्यूइंग मॉडल, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया, जहां पर डिमांड, व्हेन देयर इज टू मच डिमांड ऑन द फैसिलिटी, सो दैट वी से दैट देयर इज एन एक्सेस वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम अगर ज्यादा है, या इसका मतलब बहुत ज्यादा डिमांड है, किसी मॉल में अगर बहुत ज्यादा भीड़ रह रही है, तो हो सकता है उसमें वेटिंग लाइन ज्यादा होगी। दूसरी कंडीशन है कि कहीं पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, कस्टमर बहुत ही कम है, लेस डिमांड है। तो दोनों ही बातें हमें ध्यान रखनी है, हमारा सिस्टम कैसा है, क्या डिमांड ज्यादा है या डिमांड कम है। तो डिमांड अगर ज्यादा है तो हमें सर्विस चैनल अपने बढ़ाने पड़ेंगे, और डिमांड अगर कम है तो सर्विस चैनल हमें रिड्यूस करने पड़ेंगे। तो इन दोनों के बीच की जो कहानी है, इन दोनों ही पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना पड़ता है, और अपने सोर्सेस को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज करेंगे उसी से फायदा होगा। मतलब ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये है कि हम मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, तो मैथमेटिक्स से कुछ फायदा तो होगा, फायदा मतलब कुछ पैसे की बचत होगी, कुछ पैसा जो है बचेगा ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, क्यूइंग मॉडल लगाने के बाद, इन केस ऑफ प्रॉब्लम इज आइदर शेड्यूल अरेबल और प्रोवाइड प्रॉपर नंबर ऑफ फैसिलिटी, और बोथ सो एज टू ऑब्टेन, देखो लिखा हुआ है ऑब्टेन ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन द कॉस्ट एसोसिएटेड विद वेटिंग लाइन एंड आइडल। आइडल टाइम का क्या मतलब हुआ, जब आपकी डिमांड कम है और आपने पांच पांच बिलिंग काउंटर में पांच पांच लगा लिए, मतलब स्टाफ जो है, चार पांच स्टाफ लगा लिया बिलिंग काउंटर पे, है ना। तो आइडल टाइम तो पता है ना क्या होता है, आइडल टाइम मतलब जब आदमी खाली बैठता है, खाली बैठने का जो टाइम है। तो आइडल टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वेटिंग टाइम भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। आइडल टाइम भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वेटिंग टाइम भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हम क्यूइंग मॉडल पढ़ रहे हैं, ताकि हम इस नतीजे पे पहुंच सकें, कंक्लूजन में पहुंच सकें कि हमारा सिस्टम जो है स्मूथली काम करे। ठीक है, तो कौन लगाएगा ये क्यूइंग मॉडल, कौन लगाएगा,
रेलवे टिकट वाला लगाएगा, सिनेमा हॉल वाला, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एवरीवेयर जो जो हमें सर्विस दे रहा है, कस्टमर को जो सर्विस दे रहा है, एवरीवन कैन अप्लाई दिस क्यूइंग मॉडल। ठीक है, देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ द क्यूइंग मॉडल। नंबर वन, इनपुट और अराइवल, डिपार्चर, सर्विस चैनल, सर्विस डिसिप्लिन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर और कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, कॉलिंग कस्टमर और कस्टमर बिहेवियर। तो इसको मैं थोड़ा सा जल्दी से ले रहा हूँ। अराइवल, दो ही टर्म होती है इसमें मेन जो होती है, अराइवल और डिपार्चर। जैसे मैंने बताया, अराइवल और सर्विस, कस्टमर किस रेट से आ रहा है और किस रेट से उसे सर्विस मिल रही है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट, दोनों ही टर्म इंपॉर्टेंट है। अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन, arrival distribution, it represent the pattern in which the number of customer arrive at the service facility. Arrival may also be represented by inter arrival time, which is the period between the two successive arrival. तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, अराइवल टाइम। तो अराइवल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो या तो होता है रेंडम, है ना, या फिर होता है फिक्स। रेंडम का मतलब यह है कि कस्टमर 1 मिनट बाद आ रहा है, या अगला कस्टमर, सपोज कोई सिस्टम है उसमें पहला कस्टमर 1 मिनट बाद आया, दूसरा कस्टमर 2 मिनट बाद आया, फिर तीसरा कस्टमर फिर 3 मिनट बाद आया, चौथा कस्टमर फिर 1 मिनट बाद आया। या फिर ये तो हो गया रेंडम, मतलब कोई भी पैटर्न नहीं है, कभी भी कोई कस्टमर आ जा रहा है, हो सकता है 2 मिनट बाद दो कस्टमर लगा एक साथ आ जा रहे हैं। तो ये पैटर्न होता है रेंडम, बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है कि कस्टमर कब आना है। दूसरा है फिक्स। फिक्स का मतलब ये हो गया कि पहला कस्टमर आया 2 मिनट के बाद, ठीक है, दूसरा कस्टमर भी 2 मिनट बाद। 2 मिनट के बाद आया, तीसरा कस्टमर भी 2 मिनट के बाद आया। क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई सिस्टम का एग्जांपल दे सकते हो मुझे ऐसा? कहीं भी ऐसा पॉसिबल है कि भाई ये फिक्स हो जाए कि 2 ही मिनट के बाद आया ऐसा कस्टमर? सर मोस्ट ऑफ देम में तो ऐसा होता नहीं है। कहीं नहीं होता है, ये चीज कहीं नहीं होती है, फिक्स कभी भी नहीं होता है। तो ये जनरली जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो वी विल ऑल्सो सी द रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। अराइवल का जो डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, तो जब रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, दैट हैज टू बी, वी नीड टू सी सम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो अराइवल के लिए मोस्ट एक्सेप्टेड है, यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। जब हम न्यूमेरिकल में देखेंगे तो वी विल सी, उसमें कुछ डेरिवेशन वगैरह भी है किताब में, बट डेरिवेशन से हमें मतलब नहीं है। डेरिवेशन होने के बाद जो कंक्लूजन निकलेगा, उस कंक्लूजन से जो फॉर्मूला निकलेंगे वो हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, और इतना ही आता है आपके एग्जाम में। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, अराइवल रेट जो है उसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाया, इस बात की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली कि एट अ टाइम सिस्टम में कितने कस्टमर अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा कि भाई 4 घंटे में कितने कस्टमर आ जाएंगे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हम देखेंगे न्यूमेरिकल में, है ना। तो अराइवल का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि फिक्स कभी भी होता है। फिक्स अच्छा उस केस में हो सकता है, सपोज डॉक्टर का कोई क्लिनिक है, ठीक है, तो क्लिनिक में एवरी वन इज टेकिंग द अपॉइंटमेंट, जो भी बंदा आ रहा है वो अपॉइंटमेंट लेके आ रहा है, हो सकता है उस केस में फिक्स। वो हो सकता है भाई अपॉइंटमेंट लेके आया तो एक को डॉक्टर ने दे दिया 8 बजे का टाइम दे दिया, एक को 8:10 का टाइम दे दिया, एक को 8:20 का टाइम दे दिया, या एक एक को 8:30, 10-10 मिनट का टाइम इंटरवल में बुला लिया। तो उस केस में तो हो सकता है, बट वो भी आइडियल नहीं है। आप किसी कस्टमर को बोलोगे 8:10 पे आ जाओ, तो 8:10 पे कभी नहीं आएगा, वो 8:15 पे आएगा। ठीक है, तो फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी नहीं होता है। तो अगर फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन है तो न्यूमेरिकल बहुत ही आसान हो जाएगा, बट जनरली ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है, फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो एक सेकेंड ना, फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो वी नीड टू एज्यूम दैट अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन इज रेंडम। ठीक है, तो पहली टर्म हो गई हमारा अराइवल टाइम, पहली टर्म हो गई हमारा अराइवल टाइम। क्या हो रहा है, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, कुछ इशू आ रहा है इसमें। तो पहला तो हो गया हमारा अराइवल टाइम, अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस पैटर्न में कस्टमर आ रहा है। दूसरा टर्म हो गया अराइवल रेट, सेकंड टर्म हो गया हमारा अराइवल रेट। तो अराइवल रेट हो गया कि नंबर ऑफ कस्टमर,
ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर, ध्यान से पढ़ो, नंबर ऑफ कस्टमर अराइविंग पर यूनिट टाइम। तो ये थ्योरी बहुत ध्यान से देखो, ये न्यूमेरिकल में काम आएगी। नंबर ऑफ कस्टमर अराइविंग पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब दो कस्टमर आ रहे हैं हमारे 5 मिनट में, ठीक है। तो ये हमारा अराइवल रेट क्या हो जाएगा, अराइवल रेट हो जाएगा हमारा 2/5, मतलब 1 मिनट में कितना कस्टमर आ रहा है। अगर हमारा ओवर में दे रखा है, सपोज 25 कस्टमर आ रहे हैं 1 घंटे में, या 2 घंटे में आ रहे हैं 25 कस्टमर, अगर ये दे रखा है न्यूमेरिकल में, तो अराइवल रेट कितना हो गया, 25/2 पर ओवर, ठीक है। तो ये अराइवल रेट हो गया। तो अराइवल रेट जो है वो पर यूनिट टाइम में है, अगर जो भी टाइम दे रखा है उसको आप पर यूनिट में करना पड़ेगा। ये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मिनट में दे रखा है या ओवर में दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल में। सेम ही यूनिट से करना पड़ेगा, सब पूरा न्यूमेरिकल आपको सेम यूनिट से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अराइवल रेट जो है वो ऑब्वियस ही बात है, अराइवल रेट डिफरेंट है। पहले 5 मिनट में 2 कस्टमर आ रहे हैं, अगले 5 मिनट में 3 कस्टमर आ रहे हैं, या पहले 1 घंटे में 30 कस्टमर आ रहे हैं, या अगले दूसरे घंटे में 35 कस्टमर आ रहे हैं। तो अराइवल रेट कभी भी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम क्या करते हैं, मीन अराइवल रेट निकालते हैं, ठीक है। तो मीन अराइवल रेट होता है सबका एवरेज हो गया। मतलब हमने क्या करा, अगर सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है 9 से 5 वर्क कर रही है, तो हमने हर घंटे में देख लिया। हमने पहले घंटे में देख लिया 9 से 10 कितने कस्टमर आ रहे हैं, 10 से कोई दुकान अगर 9 से 5 खुली है तो 10 से 11 कितने कस्टमर आ रहे हैं, और उन सबका एवरेज लेके हमने एक एवरेज या मीन अराइवल रेट निकाल लिया। इट इज डिनोटेड बाई लेमडा। तो लेमडा यू विल सी इन एवरी न्यूमेरिकल, यू विल फाइंड लेमडा, ठीक है। तो इट इज इक्विवेलेंट टू, नाउ एक इसमें एक टर्म आता है एवरेज टाइम बिटवीन अराइवल। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, पहला कस्टमर आया 2 मिनट में, दूसरा कस्टमर आया 3 मिनट में, तीसरा कस्टमर आया 2.5 मिनट में। तो कभी भी जो मीन टाइम होता है बिटवीन द अराइवल, वो कभी फिक्स नहीं होता है, वो भी रैंडम होता है। रैंडम होता है तो हम मीन मीन एवरेज टाइम बिटवीन अराइवल निकालते हैं, वो डिनोट उसकी वैल्यू होती है 1/λ, ठीक है। तो इसमें देखो चार चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 अराइवल टाइम, नंबर 2 अराइवल रेट, नंबर 3 मीन अराइवल टाइम, सॉरी मीन अराइवल रेट, और मीन टाइम बिटवीन टू अराइवल, एवरेज टाइम बिटवीन टू अराइवल। तो दो ये चार टर्म्स इंपॉर्टेंट है इन द फर्स्ट एलिमेंट अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, इसमें बता दो कोई दिक्कत तो नहीं। अनस, सागर, जी आ रहे समझ में? ये तो आसान ही है, देखो ये सब टफ टॉपिक जितने हैं वो हो गए सारे। अब इजी है सर। सब ये सब सारे टॉपिक आसान है, छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, ठीक है। तो बस आपको मीन अराइवल रेट समझ लो, बस बाकी इतना मत समझो। मीन अराइवल रेट समझ लो, लैम्डा होता है पर यूनिट टाइम। और सेकंड हो गया सर्विस। जैसा कि हमने अराइवल का हमने एनालिसिस किया, उसी तरीके से सर्विस है। अराइवल मतलब कस्टमर कितने टाइम में आ रहा है, और सर्विस का मतलब ये हो गया कि हम कस्टमर को कितने टाइम में सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। जैसे बार्बर की शॉप है, बार्बर की शॉप है, किसी को 10 मिनट लग रहे हैं, दूसरे कस्टमर को 15 मिनट लग रहे हैं, किसी को फेशियल वगैरह भी कराना है तो उसको आधा घंटा लग जा रहा है। तो सर्विस का एवरेज टाइम कितना है, को रेलवे टिकट विंडो है, किसी को रिजर्वेशन 5 लोगों का कराना है, उसकी डिटेल देनी है, किसी को एक ही का रिजर्वेशन कराना है, किसी को एक टिकट लेना है, किसी को 5 टिकट लेने हैं, तो वो बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा। इसी तरीके से बिलिंग काउंटर है, किसी भी शॉपिंग मॉल में आप बिग बाजार या विशाल मेगा मार्ट जाते हो तो शॉपिंग में अलग अलग टाइम लगता है। एक कस्टमर की बकेट पूरी भरी होती है, दूसरा कस्टमर परेशान हो रहा है कि मेरे पास तो 2 ही आइटम है, तब भी उसे लाइन में लगना पड़ रहा है। तो सर्विस टाइम जो है वो डिपेंड करता है, वो कभी भी इसी तरीके से सर्विस टाइम भी को हम दो कैटेगराइज कर सकते हैं, फिक्स्ड और रैंडम। तो ऑब्वियस सी बात है, फिक्स कहीं नहीं होता। तो फिक्स मतलब अप्रोक्सीमेटली फिक्स तो हो सकता है, जैसे टिकट काउंटर पे तो भाई उतना ही टाइम लगता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली फिक्स होता है। बट रैंडम मेनली जो है वो रैंडम ही होता है ना। मतलब और ये क्या कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में अप्रोक्सीमेटली फिक्स होता है। तो ये जो सर्विस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यहाँ पर जैसे हमने अराइवल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइजन्स मानना था, जो सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम एक्सपोनेंशियल मानते हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। इट रिप्रेजेंट द पैटर्न इन विच द सर्विस ऑफ कस्टमर लीव द सर्विस फैसिलिटी। डिपार्चर में ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय द सर्विस टाइम
विच इज द टाइम पीरियड बिटवीन द टू सक्सेसिव सर्विस। इसमें भी देखो दो चीज आ गई कि एक सर्विस में कितना टाइम लग रहा है, मतलब एक से लेकर पहले कस्टमर से दूसरे कस्टमर के बीच में कितना टाइम लग रहा है, और दूसरा रेट। सेकंड टर्म आ गई हमारी सर्विस रेट। तो सर्विस रेट वही है, जैसे अराइवल रेट था वैसे ही सर्विस रेट हो गया। सर्विस रेट हो गया नंबर ऑफ कस्टमर सर्व पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड सर्विस रेट। तो ये तो हो गया सर्विस रेट। तो ऑब्वियसली मतलब सर्विस रेट जो है पहले मतलब वो वेरी करेगा हर घंटे के लिए, हर घंटे वो सर्विस रेट वेरी करेगा, या किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए वो 4-5 बार आप पूरे दिन में ऑब्जर्वेशन करोगे तो सर्विस रेट आपको डिफरेंट मिलेगा। तो हम यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, मीन सर्विस रेट निकालते हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाई म्यू। ठीक है, तो हम मीन वैल्यू निकालते हैं सर्विस रेट की, वो कहलाती है म्यू। और मीन अराइवल रेट क्या होता है, लैम्डा। और मीन सर्विस रेट हो गया म्यू। तो सर्विस रेट हो गया हमारा नंबर ऑफ कस्टमर सर्व पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड सर्विस रेट, और इसी का जब एवरेज ले लेते हैं तो इट इज कॉल्ड म्यू। तो दो टर्म अभी तक इंपॉर्टेंट है, लैम्डा और म्यू। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, बस याद ही रखनी है, हमें क्या करना है इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है मैथमेटिक्स में। अराइवल रेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइजन्स होता है। ठीक है, और इसका जो सर्विस रेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल माना गया है। मतलब ये एक्सेप्टेड है, जिसने भी थ्योरी दी है उसने एक्सपोनेंशियल माना है। क्यों? क्योंकि सर्विस रेट जो है वो सम ऑफ द मेनी ऑफ द केसेस वो अप्रोक्सीमेटली फिक्स होता है। टिकट विंडो पे बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है, मतलब सबको 2 मिनट लग रहे हैं तो 2 ही मिनट लगेंगे। तो ये माना गया है कि सर्विस रेट में इतना वेरिएशन नहीं होता है। देखो इसका मतलब इसमें अलग अलग वेरिएशन हमने फॉलो किया है मैथमेटिक्स से। उसका रीजन ये है कि अराइवल रेट में वेरिएशन टू मच है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है, टू मच वेरिएशन है अराइवल रेट में। क्योंकि कस्टमर हमें नहीं पता ना, कस्टमर का बिहेवियर हमें पता ही नहीं है। कस्टमर जो है कब कब उसका मूड कब है, वो किस्से में आना चाह रहा है, हमें कुछ नहीं पता। अराइवल रेट में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, इसलिए हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। सर्विस रेट में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है भाई। नाई की दुकान में उसे मालूम है कि मुझे अगर 4 कस्टमर बाल काटने के लिए आ रहे हैं तो उसे कितना टाइम लगेगा उसे मालूम है। अगर कोई टिकट विंडो में बैठा है तो उसे मालूम है कि एक सर्विस को एक कस्टमर को सर्व करने में कितना टाइम लगेगा। तो लेस वेरिएशन, अगर हम रेंडमनेस की बात करें तो यहाँ पर लेस वेरिएशन है। तो लेस वेरिएशन है तो इसी वजह से इन्होंने अब जो भी है फिलहाल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इसे मान के हमने इसे आगे फर्दर सॉल्व किया है। ठीक है, तीसरा एलिमेंट होता है, तीसरी इंपॉर्टेंट हम आती है सर्विस चैनल। तो सर्विस चैनल में मैंने बताया कि सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। तो मेनली इट कुड बी सिंगल सिंगल क्यू। तो सम ऑफ द एग्जांपल या सम ऑफ द टाइप ऑफ सिंगल क्यू, सिंगल चैनल, सिंगल सर्विस चैनल। तो मैं एससी लिख देता हूँ, सिंगल सर्विस चैनल। सिंगल सर्विस चैनल यहाँ पर हो गया फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर का क्लिनिक है, ठीक है, या फिर कोई छोटी सी नाई की दुकान है जिसमें एक ही नाई बैठा हुआ है, तो वहां पर सिंगल क्यू लग रही है और सिंगल चैनल है। सेकंड, सिंगल क्यू मल्टीपल चैनल, मल्टीपल चैनल। तो इसमें भी आपके दो तरीके से सिस्टम होते हैं। या तो सिस्टम होगा पैरेलल में, ठीक है, ये सब थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या तो सीरीज में है। पैरेलल का एग्जांपल क्या हो गया, सपोज ये क्यू लगी हुई है, ठीक है, तो यहाँ से जो क्यू में जो बंदे लगे हुए हैं वो या तो यहाँ पर सर्विस ले लें या यहाँ पर सर्विस ले लें, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर अगर सर्विस ले रहे हैं, यहाँ सर्विस मतलब यहाँ पर एक एक नाई यहाँ पर बैठा हुआ है, एक नाई यहाँ पर बैठा हुआ है और एक नाई यहाँ पर बैठा हुआ है। तो भाई जो जो भी सीट खाली हो रही है वहां पर वो कस्टमर स्विच कर जा रहा है। तो ये तो हो गया पैरेलल। सीरीज में क्या है, लाइन लगी हुई है, ठीक है, सर्विस एक सर्विस चैनल यहाँ पर है और एक सर्विस चैनल यहाँ पर है। ठीक है, कस्टमर को दोनों दोनों ही सर्विस चैनल पे जाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पहले सर्विस चैनल पे गया तो उसका काम खत्म हो गया, उसे दोनों ही सर्विस चैनल पे आए हैं। तो इस तरीके का सिस्टम हम देखते हैं जहाँ स्कूल में एडमिशन के लिए जाता है बच्चा। स्कूल में अगर एडमिशन के लिए जाता है तो वो पहले क्या करता है, पहले फॉर्म लेता है एक जगह से, एक काउंटर से फॉर्म कलेक्ट करता है, दूसरे पे फॉर्म सबमिट करता है, फिर तीसरे में जाके फीस सबमिट करता है और डॉक्यूमेंट वेरी करवाता है, मे बी चौथी जगह डॉक्यूमेंट सबमिट करता होगा। तो वो ये सारे जो सर्विस चैनल है वो सीरीज में होते हैं। ठीक है, तो सेकंड टाइप का सिस्टम हो गया सिंगल क्यू मल्टीपल चैनल, जहां पर लाइन तो एक ही लगी हुई है
बट चैनल जो है मल्टीपल है, सीरीज में भी हो सकते हैं, पैरेलल में मतलब आप किसी से भी ले सकते हो सर्विस। सीरीज में ऐसा नहीं है, आप जितनी भी अगर 2 या 3 चैनल है सबसे सर्विस आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है। तीसरा हो गया हमारा सिंगल क्यू, मल्टीपल क्यू। तीसरा क्या हो गया, ये बस थ्योरी ही है, इसमें मल्टीपल क्यू के न्यूमेरिकल नहीं है हमारे सिलेबस में। मल्टीपल क्यू सिंगल चैनल, इसका एग्जांपल बता सकते हो कोई मुझे? मल्टीपल क्यू सिंगल चैनल, 2 या 3 लाइन लगी हुई है लेकिन सर्विस एक ही जगह से हो रही है। कस्टमर ज्यादा है और एक ही उसे परफॉर्म कर रहा है। एक कस्टमर ज्यादा है, दोनों दोनों लाइन को साइमल्टेनियसली सर्व कर रहा है। ऐसा हो सकता है 2 लाइनें एक जगह आके फिक्स हो जा रही हैं? ऐसा कहीं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ। देखो, जब रेलवे टिकट, हाँ बताओ बताओ। 2 लाइनें लगी हैं और दोनों को सर्व कर रहा है वो चैनल। देखो, रेलवे टिकट काउंटर वहाँ पे, मेल और फीमेल हाँ वेरी की। गुड, मेल और फीमेल दोनों की लाइन लगी होती है। मेल और फीमेल दोनों की लाइन लगी होती है कहाँ? रेलवे टिकट काउंटर पे। तो जो काउंटर वाला है एक बार इसका टिकट काटता है, एक बार फीमेल फीमेल को टिकट देता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा मल्टीपल क्यू, दो या दो से ज्यादा टिकट लगी है, सिंगल चैनल है। कई बार मंदिरों में भी ऐसा होता है, आप बड़े बड़े मंदिरों में आप जाते हो, कई सारी लाइन एक बार में कन्वर्ट हो जाती है और मंदिर के गेट पे जब जाते हैं तो भगवान के दर्शन करते हुए बाहर हो जाती है। कई बारी मंदिरों में भी आप ये सिस्टम देख सकते हो। चौथा सिस्टम बहुत ही कॉमन है, सबने देख रखा है, मल्टीपल क्यू और मल्टीपल चैनल। मल्टीपल क्यू और मल्टीपल चैनल, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल तो वही हो गया जैसे मॉल में बिलिंग काउंटर पे कई सारे चैनल होते हैं, कई सारी क्यू लगी होती हैं। या रेलवे टिकट विंडो पे भी आप देखते हो, या सिनेमा हॉल के टिकट विंडो पे, है ना? टोल टैक्स वाला जो होता टोल है टैक्स सर। पे कह सकते हो, बिल्कुल वेरी गुड, टोल टैक्स पे आप देख सकते हो। टोल टैक्स पे टोल टैक्स पे मल्टीपल काउंटर होते हैं और मल्टीपल लाइन होती हैं। ठीक है, तो ये कॉमन 4 तरीके के सिस्टम होते हैं, दिस आर कैटेगराइज एज सर्विस चैनल, ये पूछ लिया जाता है थ्योरी में। नेक्स्ट इज सर्विस डिसिप्लिन, तो 3 तरीके के सर्विस डिसिप्लिन है मेनली, 3 टाइप्स के हैं। नंबर 1, FCFS, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर रही है या उसका नेचर कैसा है वो डिसाइड हो रहा है, कि हम सर्विस किस ऑर्डर में प्रोवाइड कर रहे हैं। LCFS, लास्ट कम फर्स्ट सर्व। FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। LCFS, लास्ट कम फर्स्ट सर्व। एंड तीसरा होता है SIRO। ठीक है, FCFS मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस सर्व, मतलब जो पहले आया पहले उसे मिल गया, जो लाइन में पहले लगा है उसे पहले टिकट मिल गया, जो बाद में लगाया उसे बाद में मिला, जो नई की शॉप में पहले आया उसने पहले उसके बाल काट दिए, और जो बाद में आया उसे बाद में मिला। तो ये जनरली 80% केसेस में, 80-90% केसेस में हम ये सिस्टम फॉलो करते हैं, जो पहले आया उसे पहले सर्विस मिल गई। एलसीएफएस वहां पर होता है, जैसे कोई बताएगा मुझे एग्जांपल एलसीएफएस का? शायद पढ़ा होगा कहीं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में आपने, लास्ट कम फर्स्ट सर्व। कहाँ हो सकता है इसका एग्जांपल? लास्ट कम फर्स्ट सर्व, बाद में आओ पहले सर्विस मिल जाएगी। तो ये एग्जांपल हमें देखने को मिलता है स्टोर में, या फिर कहीं पार्किंग एरिया ऐसा है, बहुत ही रेस्ट्रिक्शन है पार्किंग एरिया में। ठीक है, तो स्टोर में क्या होता है, कई बार शादी ब्याह में जाते हो, आपकी गाड़ी फंस जाती है, तो आपकी गाड़ी होती है अंदर फंसी होती है, जो बाद में आता है वो गाड़ी के आगे लगा देता है। तो जो बाद वाली गाड़ी है वो पहले निकलेगी, तभी तो उसके बाद ही तो अंदर वाली गाड़ी निकलेगी। ऐसी स्टोर में आपने ऐसे चावल की बोरी, चीनी की बोरी आपने खूब सारी लगा दी, स्टोर में आपने स्टोर करते चले गए ऐसी रेंडमली, तो जो सबसे बाद में जो चीनी की बोरी है उसको आप पहले उठाओगे। तो दिस दिस टाइप ऑफ सर्विस इज कॉल्ड LCFS, जो प्रैक्टिकली बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है, बहुत ही लिमिटेड जगह देखने को मिलती है। नेक्स्ट हो गया SIRO। SIRO मतलब सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। SIRO मीन्स सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, तो ये कहाँ देखने को मिल सकता है हमें? इसका एग्जांपल बताओ। ये मतलब रैंडमली कस्टमर को पिक करके उसकी सर्विस दे दी, या कहीं पार्शियलिटी भी हो सकती है। सर कहीं भी वॉशिंग मशीन कहीं भी जैसे माल गोदाम है, जैसे मतलब वो है, जैसे सीमेंट के कट्टे हैं हाँ आके लगे हुए हैं, हाँ, तो सर कहीं से भी उठा के कहीं कहीं से भी से दे दी।
हाँ, कह सकते हो, वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, कहीं आपका जो किराना की स्टोर होता है, किराना स्टोर या जनरल स्टोर होता है, उसमें 4 या 5 कस्टमर खड़े हुए हैं। अब एक कस्टमर तो पर्चा लेके आया है पूरा, है ना। दूसरा कस्टमर कह रहा है भैया मुझे 2 किलो चीनी दे दे बस, तो कह रहा है तो 2 किलो चीनी से पहले दे दे। तो वो रेंडमली पिक कर लेता है। मतलब जो 4 5 कस्टमर खड़े होते हैं, जनरली आप देखते हो किराने, आप जो हमारे से बाद में जो आया होता है कस्टमर, वो पहले सामान लेके आ जाता है कि हमारा सामान ज्यादा होता है, और हम इस बात का बुरा भी नहीं मानते, है ना। तो सर्विस इन रैंडम ऑर्डर आप देख सकते हो जनरल स्टोर पे कहीं कहीं हो जाता है। दूसरा हो सकता है कि मे बी पार्शियलिटी अगर करनी है, भाई किसी को कोई जान पहचान वाला है, उसने हंगामा किया भाई मुझे पहले देते, तो वो कई बार पार्शियलिटी भी हो जाती है। किसी की सोर्स अगर लगी होती है तो उसको सर्विस पहले मिल जाती है। तो ये सिस्टम हो जाता है सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। तो ये 3 तरीके के सिस्टम जो है वो सर्विस चैनल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि उसे किस तरीके के सिस्टम में जाना है, किस तरीके से सर्विस देनी है। दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन हु इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द कस्टमर। ठीक है। नेक्स्ट टर्म हो गई हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर अलाउड इन द सिस्टम और कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। The maximum number of customer in the system can be either finite or infinite। यहाँ एक मेन इंपॉर्टेंट जो टर्म आ रही है, इट कुड बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है। इनफाइनाइट तो हो गया जैसे मंदिर में आप लाइन में लग गए तो आप कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत सारे लोग लग सकते हैं। इनफाइनाइट, जनरली इनफाइनाइट को कैटेगराइज किया गया है जहां 40 से 50 कस्टमर आप कोई सिस्टम अगर ले सकता है तो दैट इट कैटेगराइज्ड एज इनफाइनाइट। तो मोस्टली 90% ऑफ द सिस्टम्स आर हैविंग द कैपेसिटी ऑफ इनफाइनाइट कस्टमर। फाइनाइट कस्टमर वो हो गया कोई आपकी सपोज बार्बर की शॉप है, ठीक है। कोई बार्बर की शॉप है, उसमें केवल 10 की ही सीटिंग है। ठीक है। तो 10 कस्टमर अंदर आ गए, 4 उसकी वो लगी हुई है, कुर्सी लगी हुई है, तो वहां पर लिमिटेशन हो गई, फाइनाइट कस्टमर की एंट्री हो रही है। वो बाकी कस्टमर को वो कह देगा भैया बाद में आना, है ना। तो ये फाइनाइट कस्टमर। कोई छोटा सा रेस्टोरेंट है, उसमें 3 या 4 टेबल ही लगी हैं, 3 4 टेबल ऑक्यूपाइड हो गए, तो वो कह देगा भैया थोड़ा देर वेट कर लो बाहर या बाद में आना। तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ कस्टमर हो गए। इनफाइनाइट कस्टमर जहां आपकी लार्ज कैपेसिटी होती है। तो दिस टर्म इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर कितने अलाउड है सिस्टम में, this is denoted by this capacity of the system। maximum number of customer in the system can be finite or infinite। in some facilities only a limited number of customer are allowed in the system and new arriving customer are not allowed to join the system unless the number of becomes less than the limiting value। तो वही बात जो मैंने बताई आपको। नेक्स्ट हो गया कॉलिंग सोर्स और पॉपुलेशन। द अराइवल पैटर्न ऑफ द कस्टमर डिपेंड अपॉन द सोर्स which generate them। if there are only few potential customer the calling population is finite। if there are large potential customer, तो मैंने बताया ना 40 से 50 से ऊपर अगर हो जा रहे हैं तो वो इनफाइनाइट कस्टमर हो गया। इट यूजली सेड टू बी इनफाइनाइट। there is a still another rule for categorization of source as finite or infinite। a finite source exists when the arrival affect the probability of arrival of potential future customer। for example, a battery of m running machine is a finite source as far as machine repair situation is concerned। before any machine breakdown the calling source consists of m potential customer। as soon as a machine breakdown it becomes a customer and hence cannot generate another call। मतलब वही है, ले देखिए अगर आपकी सिस्टम जो है 3 या 4 को अगर झेल सकता है तो ठीक है, अगर नहीं झेल सकता तो इनफाइनाइट हो गया सिस्टम के लिए। ठीक है। तो कॉलिंग जो सोर्स है इसमें जो अराइवल, इसमें बस इसमें कॉलिंग सोर्स और पॉपुलेशन बस इतना डिफरेंस है। कैपेसिटी में जो है वो जो कस्टमर जो क्यू में खड़े हुए हैं वही आते हैं आपके, और कॉलिंग सोर्स और पॉपुलेशन में जो कस्टमर क्यू में है और प्लस सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, ये दोनों ही कस्टमर आ जाते हैं कॉलिंग सोर्स में। मतलब टोटल जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का क्या मतलब हुआ, इसको ऐसे समझो इस डायग्राम से। इस डायग्राम से आप समझो, अगर हम क्यू के कस्टमर की बात कर रहे हैं तो ये हमारी कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम हो गई। ठीक है, ये हमारी कैपेसिटी हो गई। और अगर हम जो कस्टमर आपके क्यू में खड़े हुए हैं प्लस जो सर्विस ले रहे हैं, इसको हम बोल देंगे पॉपुलेशन। बस इतना ही समझो, बाकी थ्योरी तो इसमें बहुत सारी है, बस आपको इतना ही समझो। इन दोनों कस्टमर को जब जोड़ देंगे तो दिस इज कॉल्ड कॉलिंग पॉपुलेशन।
ठीक है, जो कस्टमर क्यू में भी है और सर्विस भी ले रहा है वो कॉलिंग पॉपुलेशन है, और जो सिर्फ क्यू में है उसे हम कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम बोल देते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज कस्टमर बिहेवियर। ठीक है, तो कस्टमर के चार तरीके के बिहेवियर होते हैं, ये आपका ये मान के चलो ये क्वेश्चन आता ही आता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है लास्ट ईयर के क्वेश्चन में देखना। कस्टमर के चार तरीके के भी होते हैं, बल्किंग, एक होता है रेनेजिंग, ठीक है, एक होता है जॉकिंग, और एक जो इसमें है नहीं एक होता है कोलूजन। ये चार तरीके के बिहेवियर होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बल्किंग में क्या होता है कि उसने कस्टमर ने देखा कि टिकट विंडो पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, तो ही हैज डिनाई टू वेट, मतलब वो लाइन में, या डिनाई टू बी इन क्यू, मतलब लाइन में लगने से ही मना कर देता है, वो वहां से चला जाता है, वो कहता है अभी मुझे लेना ही नहीं है टिकट। ठीक है, तो दिस बिहेवियर ऑफ द कस्टमर इज कॉल्ड बाल्किंग। बाल्किंग। रेनेजिंग क्या होता है, वो लाइन में तो लग गया, एंटर इन क्यू, ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम लेफ्ट। तो होता क्या है कि क्यू में लग गया, अब बहुत लंबी क्यू है, अब उसे इरिटेशन होने लगी, है ना, इरिटेशन होने लगी, तो उसने कुछ टाइम बाद 10 या 15 मिनट बाद क्यू को छोड़ दिया। तो ऐसा ये बिहेवियर जो है कि कस्टमर का नेचर होता है, मे बी तुम पांचों में से जितने लोग हैं उसका बिहेवियर अलग है। भाई एक 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 स्टूडेंट कहेगा कि मुझे जो है लाइन में मैं लेफ्ट नहीं करूंगा, मैं तो सर्विस लेके जाऊंगा, लेकिन कुछ लोग इरिटेट हो जाएंगे, वो 10 या 15 मिनट बाद लेफ्ट कर जाएंगे। तो दिस बिहेवियर ऑफ द कस्टमर इज कॉल्ड रेनेजिंग। जॉकिंग क्या होता है, जॉकिंग ये होता है जैसे शॉपिंग मॉल में बिलिंग काउंटर लगा हुआ है, 1 2 3 4, उसमें लाइन लगी हुई है, कोई लाइन छोटी है कोई लाइन बड़ी है। तो जो बड़ी वाली लाइन वाला कस्टमर है उसको लग रहा है ये लाइन की बिलिंग जल्दी हो रही है और छोटी भी है, तो उसने अपनी लाइन चेंज कर दी। तो जॉकिंग इज चेंजिंग द क्यू, चेंजिंग द क्यू इज कॉल्ड, दिस बिहेवियर ऑफ द कस्टमर इज कॉल्ड जॉकिंग। मे बी दूसरा कस्टमर होगा वो लाइन चेंज नहीं करेगा, वो कहेगा भाई मेरे आगे जो है वो उनका कस्टमर का सामान कम है, मेरी लाइन में जल्दी नंबर आ जाएगा, तो वो हो सकता है लाइन चेंज ना करे। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो लाइन चेंज कर लेते हैं, दैट बिहेवियर ऑफ द कस्टमर इज कॉल्ड जॉकिंग। कोलूजन बिहेवियर ये होता है कि जब सपोज 5 कस्टमर हैं, या जैसे कोई 4 या 5 दोस्त जब टिकट देखने जाते हैं, टिकट सॉरी सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, पांचों जगह एक जगह पैसा कलेक्ट कर लेंगे। पैसा कलेक्ट करने के बाद वो बोलेंगे कि भाई एक जना टिकट ले लो, एक ही जना लाइन में लग लो और पांचों के टिकट ले लेगा। जनरली ऐसा ही होता है। ऐसे ही यू कैन से शॉपिंग मॉल में भी हो सकता है 2 या 3 कस्टमर जो हैं वो लाइन में लगना नहीं चाह रहे हैं, आपस में उन्होंने बात कर ली, मेरा ये आइटम है, मेरा ये आइटम है, ये तुम बिलिंग करा लो, बाद में अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो दैट टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड कोलूजन। ठीक है, तो ये कस्टमर के बिहेवियर होते हैं, और ये थ्योरी में जितनी भी एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेइंग मॉडल। ठीक है, ओके तो सर। इसको और देख लेते हैं बस, है ना, अभी है टाइम। ओके सर कह के कौन निकला? चलो निकले नहीं आएंगे। ठीक है। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्यूइंग मॉडल, देखो वही है, इसमें कुछ अलग नहीं है, बस इसको खत्म करता हूँ, फिर कल जो हम देखेंगे, कल मॉडल मतलब मेन जो मॉडल है आपके, ये इस मॉडल को हम पढ़ेंगे और मॉडल से बेसिस पे जो न्यूमेरिकल है वो देखेंगे। तो इसको मैं बस ये और खत्म करता हूँ 2 मिनट में। सम ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्यूइंग सिस्टम, एनालिसिस द analysis of a queuing system involve a study of the different operating characteristics, queue length, average number of customer in the queue waiting to get service, दिस एक्सक्लूड द कस्टमर बीइंग सर्व। तो जो क्यू लेंथ होती है, मतलब क्यू में जितने कस्टमर खड़े हुए हैं उन कस्टमर का नंबर, दैट इज कॉल्ड क्यू लेंथ। सिस्टम लेंथ मतलब एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम इंक्लूडिंग द सर्व, यानी क्यू में जो लगे हुए हैं प्लस जो सर्व हो रहे हैं प्लस जो सर्विस ले रहे हैं, उन दोनों ही कस्टमर का जो समेशन हम करेंगे नंबर ऑफ कस्टमर का, दैट इज कॉल्ड सिस्टम लेंथ। वेटिंग टाइम इन द क्यू, द एवरेज टाइम फॉर विच अ कस्टमर हैज टू वेट इन अ क्यू टू गेट द सर्विस, यानी एवरेज एक कस्टमर को कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, 10 मिनट लग रहे हैं एक कस्टमर को, जैसे डॉक्टर की क्लिनिक पे आपको मालूम है, आप जिस भी डॉक्टर के पास जाते हो आपको मालूम है कि 15 से 20 मिनट तो लगते ही लगते हैं। तो एवरेज टाइम कितना लग रहा है कस्टमर को सर्विस लेने तक,
दैट इज कॉल्ड वेटिंग टाइम। टोटल टाइम इन द सिस्टम, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा कि वेटिंग टाइम कितना है, ठीक है, और प्लस सर्विस टाइम कितना है। सर्विस टाइम कितना है, ये आपका टोटल टाइम हो गया। तो यहाँ सॉरी इन्होंने एस से डिनोट किया है, तो वेटिंग टाइम प्लस सर्विस टाइम, दिस इज कॉल्ड WS। तो टाइम कितना, सर्विस डॉक्टर कितना टाइम लगा रहा है, 5 मिनट लगा रहा है, 10 मिनट आपको वेट करने में लग रहा है, तो ये दोनों टाइम को हम समेशन कर देंगे, दैट इज द टोटल टाइम इन द सिस्टम। ठीक है। यूटिलाइजेशन फैक्टर, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये न्यूमेरिकल में पूछी जाती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रैफिक इंटेंसिटी। इट इज द proportion ऑफ टाइम अ सर्वर एक्चुअली स्पेंड विद द कस्टमर इज कॉल्ड ट्रैफिक इंटेंसिटी। मतलब सपोज कोई ऐसे समझो, अगर आप 9 कस्टमर आ रहे हैं, इसको ऐसे समझो, 9 कस्टमर आ रहे हैं हमारे पर मिनट, 1 मिनट में, ठीक है, लेकिन आपके सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है कि आप 10 कस्टमर को सर्व कर सकते हो पर मिनट। मतलब आपका सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि 9 की जगह 10 भी आ जाते हैं तो आप उनको सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। तो सिस्टम का यूटिलाइजेशन कितना हुआ, 9 / 10, यानी 90% यूटिलाइजेशन हुआ। सिस्टम का यूटिलाइजेशन कितना हुआ, 90% यूटिलाइजेशन हुआ, यानी 100% आप अभी भी नहीं कर पाए। आपने मे बी उसमें आपने 4 या 5 बिलिंग काउंटर लगा रखे थे, तो उससे सिस्टम का यूटिलाइजेशन कितना हुआ, 90%। तो दिस इज कॉल्ड ट्रैफिक इंटेंसिटी। ठीक है। तो 100% से ऊपर, अगर आप 100% से ऊपर अगर सिस्टम का यूटिलाइजेशन कर रहे हो, इसका मतलब सर्विस के लिए कस्टमर को वेट करना पड़ रहा है। ठीक है। तो जहां पर यूटिलाइजेशन फैक्टर लेस देन 100% है, इसका मतलब कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ रहा है, सर्विस जैसे ही वो आ रहा है तुरंत उसे सर्विस मिल जा रही है। तो दिस टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रैफिक इंटेंसिटी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल जो है कुछ मॉडल हम डिस्कस करेंगे, क्विंग मॉडल, और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल देखेंगे।